हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अब आप लोग कहते थे टेलीग्राम में ट्रेड नहीं देते हैं, तो भैया आज ही मंडे मॉर्निंग में जुबिलेंट फूड का ट्रेड दिया गया था और उसमें इंट्राडे में पैसा भी बना है विद कंफर्मेशन। सिर्फ एक ट्रेड, 5,000 शेयर में से सिर्फ एक ट्रेड दिया और पैसा बना, 1 घंटे में पैसा बना और आप घर जाइए। ऐसे ही हमने फ्राइडे को भी दिया था बिरला सॉफ्ट वाला, सिर्फ एक ट्रेड, पैसा बना 1 घंटे में और घर जाइए। तो दोस्त, क्या है ये तरीका, ये हम सिखाने वाले हैं 10 अगस्त की मास्टर क्लास में। इंडिपेंडेंस डे का महा मेगा ऑफर जो सालों में कभी आता है वो वापस से आया है। लिमिटेड सीट है क्योंकि हम हैंड होल्डिंग भी देते हैं, रिवीजन भी देते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ये हैंड होल्डिंग मेंटरशिप क्या है। तो भैया, आप सीखने के बाद आपको एक टीचर की ज़रूरत होती है जो आपको गाइड कर सके, आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सके। वो इंडिया में सिर्फ हम देते हैं, और वो भी पूरे 3 महीने के लिए, 90 दिन तक। यानी 10 दिन की क्लास, 90 दिन की हैंड होल्डिंग, पूरा 100 डेज का पैकेज है जिसको सीख कर इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हो बिना डर के। और साथ में आपका दिल करे इंट्राडे कीजिए, आपका दिल करे पोजिशनल कीजिए, आपका दिल करे स्विंग कीजिए, सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको स्क्रीनर देंगे, ट्रेडिंग जनरल देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, वो भी कॉपीराइट स्टडी मटेरियल। इंडिया में किसी के पास कॉपीराइट स्टडी मटेरियल नहीं है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और कोई भी सीख सकता है, याद रखिए, क्योंकि क्लास बेसिक से एडवांस तक होती है और बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाया जाता है, तो मौका ना जाए। और साथ में क्लास में कमाने का इंतजाम भी कर दिया गया है। जी हाँ, आप सब लॉस में रहते हैं ना, तो कमाने का क्या इंतजाम है ये भी जान लीजिएगा। तो 9708094321। टॉप 5 ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक कंपनी जिसने बैंक में स्टेक बाय कर लिया। लोग समझ नहीं पा रहे भैया, ये ऑटोमोबाइल वाली कंपनी बैंक में क्यों घुस रही है। सब परेशान हो गए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मामला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक नहीं 2 जगह बेनिफिट मिलने वाले हैं, और मैं कहूँ 3 कहानी आपको एक साथ एक वीडियो में समझने आने वाली है। सबसे पहले तो आप ऑटोमोबाइल की कहानी, दूसरा वो बैंक जिसमें उन्होंने दाव खेला है, क्यों खेला है, और वो बैंक अभी बहुत सस्ता है। तो क्या वो 200 से 700 की जर्नी जा सकता है, इतना बड़ा गैप है। और लगाने वाले ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने 1 लाख से 3,000 करोड़ बनाया था एक और बैंक से। जी हाँ, 1 लाख से 3,000 करोड़ बनाया था एक बैंक में एंजल इन्वेस्टर बन के। शौक लगाना तो है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये कहानी बहुत धीरे धीरे से हर तरीके से चलेगी और उस 1 लाख से 3,000 करोड़ पर भी आएंगे, लेकिन वो होगा वीडियो का लास्ट पार्ट। मिस मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिग लर्निंग और अर्निंग मिलने वाली है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के लेवल के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रूफ आपके सामने है। और बिग गुड न्यूज, आप जानना चाहते हैं आईपीओ कौन सा आ रहा है, अप्लाई करें या ना करें, तो finovings.com पे जाइए। आपके स्क्रीन पर आईपीओ का सेक्शन है, वहां पर जब आप जाते हैं तो आपको सारी आईपीओ दिखती है, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए भैया, किस कौन से बैंक में स्टेक लिया है, किसने लिया है, कमेंट में। तो हम बात कर रहे हैं एमएनएम की, जिन्होंने स्टेक बाय किया है आरबीएल बैंक में। और इस इन्वेस्टमेंट का 3 रीजन बताया गया, मैं बाद में बताऊंगा। पहला रीजन बताया गया है कि आरबीएल बैंक फेयर प्राइस पर है। दूसरा रीजन बताया गया कि आरबीएल बैंक में इन्वेस्टमेंट के थ्रू एमएनएम बैंकिंग बिजनेस को अच्छे से समझना चाहता है। और तीसरा रीजन है आरबीएल बैंक के थ्रू एमएनएम की फाइनेंस कंपनी एमएनएम फाइनेंस के फाइनेंशियल सर्विस को इनहांस करना है। ये 3 रीजन बताया गया एमएनएम का आरबीएल बैंक में इन्वेस्टमेंट का। मगर मैं बता दूं कि ये 3 रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट ये है भाई कि एमएनएम के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। और आज से नहीं, आनंद महिंद्रा तब इन्वेस्टमेंट किए थे जब कोटक महिंद्रा बैंक स्टार्ट हो रहा था, मतलब एंजल इन्वेस्टर थे भाई साहब, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। अब सवाल है कि एमएनएम को आरबीएल बैंक से बैंकिंग सीखने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों खरीदा जब ऑलरेडी एक बड़े बैंक में प्रमोटर है, राइट है ना। क्या आरबीएल अब अगला कोटक बैंक बन जाएगा, ये भी तो सवाल हो सकता है, क्योंकि ये 700 से गिर के 200 पे आया तो 200 से वापस 700 से आ सकता है। जब इतने बड़े प्रमोटर अंदर घुसेंगे तो स्टेक बढ़ाने की भी बात है। तो इन सबको जानना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आरबीएल बैंक के बिजनेस और परफॉर्मेंस को, फिर समझेंगे एमएनएम की इसमें इन्वेस्टमेंट की कहानी, और तब 1 लाख से
3,000 करोड़ की कहानी। 1943 में आरबीएल बैंक शुरू हुआ था रत्नाकर बैंक के नाम से। अगस्त 2014 में इसका नाम चेंज करके आरबीएल बैंक कर दिया गया। अभी के टाइम में मार्केट कैप के बेसिस पर आरबीएल बैंक प्राइवेट बैंक में 8th नंबर पे आता है। बैंकिंग ऑपरेशन में अदर बैंक की तरह आरबीएल बैंक भी होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशन और अदर बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सभी बैंक का ऑपरेशन सेम ही रहता है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग आरबीएल बैंक का डेटा देखेंगे ताकि समझ सकें कि 700 से 200 आने की वजह क्या है, तभी तो पैसा लगा पाएंगे। गिरा क्यों, बढ़ क्यों सकता है, ये सारी चीजें समझेंगे तभी तो आपको आसानी होगी। तो अगस्त 2016 में आरबीएल बैंक लिस्ट हुआ था 274 रुपये 20 पैसे के भाव पे। अपने इशू प्राइस से अप्रॉक्स 22% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। अगस्त 2016 से मई 2019 तक आरबीएल बैंक ने ऑल टाइम हाई बनाया 716.40 का, लिस्टिंग प्राइस से 161.27% का रिटर्न। इसके बाद मई 2019 के ऑल टाइम हाई से जून 2022 का लो लगा 74 रुपये 15 पैसे, अप्रॉक्स 89.65% तक गिरा आरबीएल बैंक। और फिर जून 2022 के लो से जुलाई 2023 तक 239% बढ़ चुका है, मतलब 74.15 से 251 का हाई लग चुका है। अब इस डेट के बेसिस पर यहां पर दो मेजर सवाल है। पहला सवाल 89% तक क्यों गिरा, और दूसरा सवाल अब रिकवर कर रहा है तो रिकवर भी क्यों किया, और रिकवर में क्या वापस 700 जा सकता है, राइट। तो 1943 में आरबीएल बैंक जब स्टार्ट हुआ था तो 2010 तक ये एक रूरल फोकस्ड बैंक था, मतलब रूरल एरिया पे सबसे ज्यादा ध्यान। जुलाई 2010 में मिस्टर आहूजा आरबीएल बैंक के बोर्ड को ज्वाइन किए, और आहूजा फॉर्मर सीईओ बैंक ऑफ अमेरिका के थे, भूलिएगा मत। और मिस्टर आहूजा के मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रो किया, जैसे डिपॉजिट बढ़ा 46 टाइम, एडवांस बढ़ा 50 टाइम, नेटवर्थ बढ़ा 35 टाइम। मतलब ओवरऑल आरबीएल बैंक काफ़ी सही ग्रोथ कर रहा था। और सब कुछ तब सही चल रहा था जब आरबीएल बैंक का मेजॉरिटी रेवेन्यू कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग पर शिफ्ट नहीं हुआ था। अब इस पॉइंट को समझते हैं। मार्च 2018 तक आरबीएल बैंक का 35.72% रेवेन्यू ट्रेजरी एक्टिविटी से आता था, 29.43% रेवेन्यू रिटेल बैंकिंग से, 28.50% रेवेन्यू कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग से आता था, और 6.35% रेवेन्यू अदर बैंकिंग ऑपरेशन से। तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2018 तक रिटेल पोर्शन से रेवेन्यू कॉर्पोरेट से ज़्यादा आता था। डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी डिफरेंस तो डिफरेंस है। बिजनेस मैनेजमेंट की सोच होती है कि हम काम कैसे कर रहे हैं। मार्च 2019 में आरबीएल बैंक का रेवेन्यू ब्रेकअप था। कॉर्पोरेट बैंकिंग से 30.20, रिटेल बैंकिंग से 27.24%, ट्रेजरी से 32.34%, अदर बैंकिंग ऑपरेशन से 10.22% रेवेन्यू आता था। तो आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट सेगमेंट से रेवेन्यू बढ़ने लगा, और यहीं से आरबीएल बैंक का डाउनफॉल शुरू हुआ। अब यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे हैं अरे मुझे हिस्ट्री से क्या लेना देना है, मुझे सीधे अभी की बात बताओ ना, आरबीएल बैंक में क्या करना है। ये सोच गलत है। अगर स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है समझना। तभी सिर्फ आरबीएल बैंक नहीं, किसी और स्टॉक को भी हैंडल कर सकते हो। और ये सोच अगर नहीं बदलेगी तो 10 में 9 लोग जो लॉस में है ना, इसी सोच में कि सीधा बताओ बाय सेल क्या करें, ये सोच बदल लीजिए। कॉर्पोरेट सेगमेंट में ग्रोथ होने के साथ साथ आरबीएल बैंक का एसेट क्वालिटी भी बिगड़ने लगा। आरबीएल बैंक को पहला शॉक लगा अक्टूबर 2019 में, जब बैंक ने अपने कॉर्पोरेट लोन बुक के स्ट्रिक्स कंपनी के बारे में बताया। सिंटेक्स, सीसीडी, एसएल ग्रुप, इन सभी कंपनी में आरबीएल का एक्सपोजर था, और बैंक ने बताया कि इन बिजनेस ग्रुप की वजह से अप्रॉक्स 1800 करोड़ का एनपी हो सकता है। और जिस क्वार्टर में आरबीएल बैंक ने ये सब डिस्क्लोज किया, उस क्वार्टर में ऑलरेडी 800 करोड़ का एनपीए बन चुका था। मतलब इतना डिफॉल्ट बहुत अनदर लेवल पे हो चुका था। एनपीए का मतलब जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ जल्दी से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब बैंक जितना भी लोन देता है उसमें अगर कोई लोन रीपे नहीं करता है तो उन्हें एनपीए कहा जाता है, क्योंकि बैंक के लिए उनका लोन बुक ही उनके लिए एसेट होता है, क्योंकि उसी से इंटरेस्ट अर्न होता है, और जो लोन वापस नहीं आया वो लोन एनपीए हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए आरबीएल बैंक को फर्स्ट शॉक लगा अक्टूबर 2019 में, जब 1800 करोड़ का एनपीए डिस्क्लोज किया गया। आरबीएल बैंक अपने एसेट क्वालिटी से डील कर ही रहा था, आ गया कोरोना। और कोरोना में जैसे ही सभी बैंक और बिजनेस सफ़र किए, वैसे ही आरबीएल बैंक भी सफ़र किया। लेकिन बाकी सब तो कोरोना के बाद रिकवर कर गए, मगर आरबीएल बैंक स्ट्रगल करता रह गया। कोरोना से पहले आरबीएल बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.38% था, और कोरोना के बाद इसका ग्रॉस एनपीए बढ़कर हो गया 4.4%, जिसके कारण ये रिकवर ही नहीं कर पाया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे आरबीएल बैंक का ग्रॉस एनपीए फाइनेंशियल ईयर 2019 से फाइनेंशियल ईयर 2022 तक तेजी से बढ़ा है, और फाइनेंशियल ईयर 2022 तक आरबीएल बैंक के
लोन पोर्टफोलियो में अराउंड 4.2% लोन वैसे बोरोवर्स के पास हैं जिनका क्रेडिट रेटिंग BB+ या उससे नीचे। ये क्रेडिट रेटिंग बताता है कि कौन कितना क्रेडिबल है जो लोन डिफॉल्ट नहीं कर पाएगा। रेटिंग ए से नीचे सभी रिस्की है और वहां पर 2022 तक आरबीएल बैंक के पास अराउंड 2467 करोड़ रिस्की लोन था। ये सभी वीकनेस थे आरबीएल बैंक के 2022 तक। इसके बाद आरबीएल बैंक में मैनेजमेंट चेंज हुआ। जून 2022 में मिस्टर सुब्रमानिक कुमार आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने। इनके पास बैंकिंग इंडस्ट्री का 40 ईयर का एक्सपीरियंस था। ये पहले पीएनबी, डीएचएफएल, इंडियन ओवरसीज बैंक में काम कर चुके थे। तो अब इनके एमडी बनने के न्यूज़ आने के बाद 22% और गिरा, क्योंकि ये जिसमें थे वो सब भी बर्बाद हो चुके थे। तो जनरली आरबीआई पीएसयू बैंक के सीनियर स्टाफ को अपॉइंट करता है वैसे बैंक को संभालने के लिए जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो। जैसे यस बैंक को संभालने के लिए मिस्टर प्रशांत कुमार को लाया गया। प्रशांत कुमार की एक छवि थी जिसके कारण यस बैंक संभला। भले ही परफॉर्म नहीं कर रहा है बट बुरा दिन नहीं आया। लेकिन ये जहां से आए ना, पीएनबी, डीएचएफएल, ये सब कहीं से कोई एक छवि वाले नहीं थे, सब डूबते चले गए। तो सेंटीमेंट्स हावी होता है। ड्यू टू दैट रीजन वो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की तरह नहीं गया और स्टॉक पे अनदर सेकंड हिट आया। उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे आरबीएल बैंक ऑल टाइम हाई से 89% तक क्यों गिरा। अब समझते हैं वापस रिकवर कर सकता है नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमें आरबीएल बैंक के करंट स्टेटस को देखना पड़ेगा। तो इनके लोन बुक में 46% कॉर्पोरेट और होलसेल का है, 54% रिटेल सेगमेंट है। मतलब वापस कॉर्पोरेट से रिटेल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जो इनकी रियल बेस है। इसके अलावा अगर ग्रॉस एनपीए का ट्रेंड देखें तो 2022 के बाद आरबीएल बैंक का ग्रॉस एनपीए फॉल हुआ है। 2022 में ग्रॉस एनपीए था 4.40, फाइनेंशियल ईयर 2023 में ग्रॉस एनपीए है 3.37 और Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में ग्रॉस एनपीए है 3.22%। फाइनेंशियल ईयर 2022 में नेट एनपीए था 1.34%, 2023 में नेट एनपीए 1.10% और Q1 FY24 में नेट एनपीए है 1%। तो एनपीए अब कम हो रहा है, अच्छी बात है। कासा रेशियो भी अपने एवरेज से ऊपर चल रहा है, ग्रो कर रहा है। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ये रेशियो हमें बताता है बैंक में जितना डिपॉजिट है उसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कितना है। ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा बैंक के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि बैंक को कासा पे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एज कंपेयर टू टर्म या फिक्स्ड डिपॉजिट। होलसेल एक्सपोजर में अब आरबीएल बैंक के पास 84.4% ए रेटिंग वाली कंपनी है, जो अगेन अच्छा है, उस समय बुरी कंपनी थी, करेक्ट। और इसी के साथ रिटेल सेक्शन में रिस्क भी हुआ है। ये रिस्क है क्रेडिट कार्ड शेयर का। आरबीएल बैंक के एडवांस में 24.2% क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड एक नॉन सिक्योर्ड लोन होता है। मतलब अगर कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करता है तो बैंक के पास कोई कोलेटरल नहीं रहता है रिकवर करने के लिए। और आरबीएल बैंक बजाज फिनसर्व के साथ पार्टनरशिप किया क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। रिटेल सेगमेंट में ये एक रिस्क है जो इन्वेस्टमेंट करते वक्त ध्यान रखना होगा। ओवरऑल आरबीएल बैंक की पोजीशन सही दिख रही है, कुछ रिस्क है मगर एटलीस्ट कोशिश तो पूरी दिख रही है। अब करंट पोजीशन को देखते हैं। बैलेंस शीट हेल्दी होते दिख रहे हैं। एडवांस ईयर ओवर ईयर 21% बढ़ा है। रिटेल सेगमेंट का एडवांस 34% बढ़ा है। डिपॉजिट 8% बढ़ा है। कासा 12% बढ़ा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ओवर ईयर 21% बढ़ा है। कोर फी इनकम 21% बढ़ा है। ईयर ओवर ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22% बढ़ा है। पिट 43% बढ़ा है। अदर मैट्रिक्स देखें तो प्रीवियस ईयर में आरबीएल बैंक का प्रीवियस ईयर में आरबीएल बैंक ने 18 न्यू ब्रांच ओपन किए हैं। बुक वैल्यू पर शेयर 19 रुपीज़ से बढ़ा है। इनका आरओई 7% है। 2026 तक बैंक का टारगेट है आरओई को 14 से 15% लेकर जाने का। तो यहाँ तक हम लोग करंट स्टेटस जान चुके हैं। क्यों गिरा, अब क्या स्टेटस है, अब बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें वैल्यूएशन समझना पड़ेगा। वैल्यूएशन समझने से पहले हम लोग एमएनएम, आनंद महिंद्रा सर और आरबीएल का कनेक्शन समझ लेते हैं। आनंद महिंद्रा सर को आप लोग जानते होंगे, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं और ये बात है 1985 की, जब कोटक महिंद्रा बैंक फॉर्म हो रहा था। उस वक्त कोटक महिंद्रा बैंक में आनंद महिंद्रा सर ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और आनंद महिंद्रा सर वन ऑफ द एंजल इन्वेस्टर और को प्रमोटर थे बैंक के। एंजल इन्वेस्टर वैसे इन्वेस्टर को कहा जाता है जब बिजनेस के स्टार्टिंग में, मतलब फर्स्ट फेज में फंड करते हैं। और इनका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 2017 तक 1400 करोड़ हो गया था। ग्रोथ देखें तो 32 ईयर्स में 40% का कंपाउंडिंग ग्रोथ। 2017 में कोटक महिंद्रा बैंक का प्राइस 800 से 900 के पास ट्रेड कर रहा था, अभी 1800 के पास है। मतलब अभी के होल्डिंग के अनुसार देखें तो आनंद महिंद्रा सर का 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 3000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। आनंद महिंद्रा सर का ये साफ बताता है कि उनको बैंकिंग बिजनेस की समझ है।
अब यहीं पर सवाल, एमएनएम ग्रुप ने आरबीएल बैंक में स्टेक क्यों बाय किया? तो एमएलएम ने आरबीएल बैंक में 417 करोड़ इन्वेस्ट किया, 3.53% स्टेक लिया। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इस इन्वेस्टमेंट के पीछे का रीज़न भी बताया। अब उन रीज़न को समझते हैं कि रीज़न सही है या नहीं। पहला रीज़न था अंडर प्राइस है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, और ये पॉइंट बिल्कुल लॉजिकल है क्योंकि आरबीएल बैंक का बुक वैल्यू है 210, सीएमपी है 216, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पर फेयर प्राइस है। करंट पीई है 13.4, इंडस्ट्री पीई है 14.8, मतलब इंडस्ट्री पीई के बेसिस पर भी आरबीएल बैंक का प्राइस सही दिख रहा है। मतलब एमएनएम का आरबीएल बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का एक रीज़न तो लॉजिकल है। जिस तरीके से आरबीएल बैंक अपने फंडामेंटल को सही कर रहा है, आने वाले टाइम में वापस से हाई को ब्रेक कर दे तो हैरानी ना होगी। दूसरा रीज़न है एमएनएम फाइनेंस आरबीएल बैंक के साथ सिनर्जी। ये लॉजिक भी सही है क्योंकि एमएनएम फाइनेंस एमएनएम का फाइनेंशियल सर्विस की सब्सिडरी है और बैंक के साथ मिलकर बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तीसरा रीज़न तो भाई विश्वास करना मुश्किल है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को आरबीएल बैंक के थ्रू बैंकिंग इंडस्ट्री को समझना है। कोटक बैंक से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं, जो खबर ये कही जा रही है कि जो इनका स्टेक 3.53% का है वो आने वाले समय में बढ़ के 9.9% के अप्रॉक्स भी जा सकता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अगेन किसी सही चीज़ को सही प्राइस पर लेने की प्लानिंग की कहानी जैसी चीज़ें दिख रही हैं। तो वहाँ पर एज पर वैल्यूएशन जो सबसे बिग लर्निंग है कि आनंद महिंद्रा सर ने जो पैसे लगाए वो आज के लिए नहीं लगाए, वो आने वाले फ्यूचर के लिए लगाए हैं। वहाँ पर अगर स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशन से बात करें तो 200 रुपये का शेयर गिर के 150 भी हो सकता है, बट उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली क्योंकि वो इन्वेस्टर हैं आने वाले समय के लिए। तो आप क्या आने वाले समय के लिए इन्वेस्टर हैं? तो वहाँ पर एज पर बुक वैल्यू तो सही दिख रहा है। तो वहाँ पर आनंद महिंद्रा सर के भी कई सारे इन्वेस्टमेंट हैं, उनमें से एक छोटा इन्वेस्टमेंट कहाँ है? आरबीएल बैंक में। उसी तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट में कई सारे स्टॉक होने चाहिए और उसमें से एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आरबीएल बैंक का। ऐसे सोचना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं जाओ ले लो, हम आपको समझाने की कोशिश करें क्योंकि बहुत सारे लोग एक स्टॉक में सारा पैसा लगाकर फंस जाते हैं और फिर कहते हैं हम तो फंस गए। ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो हमारी तरफ से बहुत साफ़ सुथरी स्पष्ट एजुकेशन आपके सामने है। आपको कैसी लगी एजुकेशन, कैसा लगा क्लियर कट राय, कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।